था थर्मोडायनामिक्स में टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ना, डू यू रिमेम्बर? यस मैम। कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ी थी? अच्छा बताओ, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज जो भी हमने पढ़ी थी? enthalpy of ionization and electron gain enthalpy. ओके, वेरी गुड। देखेंगे, हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मींस चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कि इस काम को कराने में अगर एनर्जी, कितनी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्लस साइन आ जाता है, रिलीज होती है तो माइनस साइन आ जाता है। तो जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, in which we were talking about change in enthalpy when one mole of solid is converted to the liquid, और हमने उसका रिवर्स भी पढ़ा था कि if liquid is converted to the solid then it is known as freezing enthalpy. Then हमने पढ़ा था enthalpy of vaporization, when one mole of liquid is converted to vapors then it is the enthalpy of vaporization. For example, liquid to gas, and condensation when gas to liquid. Then we also did enthalpy of sublimation, when one mole of solid is directly converted to vapors, that was sublimation. याद आ रहा है बच्चे सभी को? ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद बेटा हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने बात करी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या सभी को ये बातें क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके, चलो बेटा फिर आज हम नेक्स्ट उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। We are studying the new type of enthalpy, that is the enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. ध्यान से समझेंगे बेटा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज एटमाइजेशन है, या फिर हम पूरा भी लिख देते हैं डेल्टा एटम एच। देखो बच्चे होता क्या है, वी हैव डिस्कस्ड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जिसको कंबाइन कर करके ही हमारे पास अलग अलग चीजें बनी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Cl2, देख एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है बच्चे? अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा Cl2 गैस, इस Cl2 गैस का क्या मतलब है बच्चे कि जो दो क्लोरीन के एटम्स है वो आपस में कंबाइन हुए हुए, तभी तो उन्होंने यहाँ पर ये Cl2 बनाया हुआ है। डू यू एग्री? यस मैम। Cl2 का मतलब क्या हुआ कि दो एटम्स है वो आपस में कंबाइंड है। अगर बच्चा मैं इन्हें तोड़ दूं और इन्हें तोड़कर अगर मैं वापस इसके एटम बना दूं, दोनों एटम्स को अलग अलग कर दूं, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डिफाइन हम कैसे करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को? चेंज इन एंथैल्पी change in enthalpy when one mole of gaseous substance एक मोल की बात कर रहे हैं बेटा, डिसोशिएट्स मतलब टूटना, डिसोशिएट्स इनटू इट्स एटम। तो बेटा जब भी कोई एक मोल गैसियस सब्सटेंस डिसोशिएट मतलब टूट जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में, तो उसमें जो एंथैल्पी होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर Cl2 टूट जाए Cl गैस में,
तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है दैट इज 242 किलोजूल पर मोल, मतलब कि 1 मोल Cl2 को तोड़ने के लिए वी विल बी नीडिंग 242 किलोजूल। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? Yes, ma'am. अब जैसे मानो CH4 गैस है, पहली बात तो आपको CH4 का नाम पता होना चाहिए। किसी को पता है CH4 का नाम क्या होता है? CH4 का नाम होता है बेटा मिथेन। ये आप कहीं पे भी देखो तो आपको पता होना चाहिए CH4 इज मिथेन। ये बुक में लिखा नहीं है बट आप लोग लिख लो, ये आपको पता होना चाहिए। CH4 मतलब मिथेन गैस, ठीक है। तो अब देखो बेटा जो CH4 है वो किससे मिलकर बनी हुई है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो एक कार्बन मिल जाएगा और 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे इन गैसियस फॉर्म्स। तो अगर मैं एक CH4 के मॉलिक्यूल को तोड़ दूं उसके एक कार्बन में और 4 हाइड्रोजन में, तो now the energy which is required, that energy will be known as enthalpy of atomization. Is this clear? Yes, ma'am. क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। ओके गुड। बेटा ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी कभी एक बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब कि एक बात समझो बेटा कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो बेटा ये भी आप अपने पास एक एक्स्ट्रा नोट बना के लिख लो, ये भी आप अपने पास कहीं पर नोट बना के लिख लो। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड या फिर रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। जब भी हम कभी भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होती है, रिक्वायर्ड होती है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और जब भी कभी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर अभी ये ए है ये बी है, अभी ये अलग अलग है, और अगर इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया ए बी, तो इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज, बाहर आएगी एनर्जी। और अगर हमें ये बॉन्ड को अब तोड़ना है तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके बेटा, अगर सब लोगों ने लिख लिया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट उस पे चलेंगे। यस मैम, हो यस गया। मैम, लिख Yes, लिया ma'am. हो गया है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा अब जो फोर्थ टाइप है ना दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आप कहीं कहीं किसी किसी बुक में से एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन भी देखेंगे। दोनों का मतलब सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सोल एच से। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, सोल पहले लिख दो बाद में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? खाने का जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl। NaCl. वेरी गुड बेटा, NaCl किस स्टेट में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस? सॉलिड। Solid होता है सॉलिड ma'am. स्टेट। वेरी गुड। और अगर बेटा मैं उसे पानी में डाल देती हूँ NaCl को, तो पानी में जाने के बाद NaCl का क्या हो जाता है? Dissolve हो जाता है ma'am. डिसॉल्व हो जाता है। वेरी गुड। ये बेटा पानी है, यहाँ पर इस पानी में अगर मैं NaCl डालूं तो क्या वो NaCl ऐसे रहता है? NaCl ऐसे रहता है कि टूट जाता है पानी में जाने के बाद? ब्रेक हो जाता है मैम। Break हो जाता है ma'am. ये आपको पता है ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर क्या बनाता है? ब्रेक होने के बाद वो क्या बनाता है? जयेश आप बताओ। NaCl अगर पानी में जाके ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? ऋतिका?
यस मैम। बताओ NaCl पानी में अगर बेटा डिसॉल्व करेंगे और वो टूटेगा तो पानी में जाने के बाद NaCl का क्या बनेगा टूटने के बाद? जो भी दिमाग में आ रहा है वो आप बोल सकते हो आंसर, कोई इसमें सही गलत नहीं है। बताओ स्वजीत। उज्ज्वला, आदित्य, क्या हुआ बेटा? NaCl पानी में जाने के बाद टूटेगा तो क्या बनाएगा, बस यही Solution. पूछना है। क्या बोला सुजीत? Solution. Na प्लस। वेरी गुड, सॉल्यूशन बनाएगा और सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? Na+ और Cl- आ जाएंगे ना बेटा। यस मैम। Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। क्या आपको ये बात पता है यस मैम पता है। सभी Yes, को? ma'am. हाँ, तो बेटा Yes, जब ma'am. हम इसे पानी में डालते हैं तो क्या होता है? Na+ और Cl- बन जाते हैं। अब बेटा ये जो Na+ और Cl- बना है, इसको आप क्या बोलोगे? ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या एक्वस है? एक्वस मतलब होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो क्या बोलेंगे? सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या एक्वस है? Aqueous. एक्वस है, वेरी गुड, ये वाटर में डिसॉल्व है ना? तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये बनता है। और इस टाइम पे जो भी आपकी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, NaCl एक्वस भी लिख सकती हूँ। बट आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं NaCl एक्वस लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि Na+Cl- एक्वस है, क्योंकि एक्वस फेज में पानी में कभी भी NaCl से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। वो हमेशा किस फेज में रहेगा? टूटे हुए फेज में रहेगा, क्योंकि ये सॉल्ट होता है और ये सॉल्ट डिसोशिएट हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। ओके, so beta what is enthalpy of solution? It is the change in enthalpy, when 1 mole of substance is dissolved in specific amount of solvent. क्या सभी को ये बात समझ में आई? यस मैम। कैसे बेटा? इस Yes, वाले ma'am. प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 4 किलोजूल पर मोल। ठीक है? हुआ क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा यस मैम। बेटा, एक और चीज आप ध्यान से समझो। एक तरीके से जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना, उसमें एक्चुअल में दो चीजें हो रही है। अगर हम देखें तो जो सॉल्वेशन प्रोसेस है, सॉल्यूशन प्रोसेस हैज 2 स्टेप्स। देखा जाए तो 2 स्टेप हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? स्टेप 1 में जो NaCl है वो टूट रहा है Na+ और Cl- में। NaCl का जो सॉलिड है बेटा वो टूट रहा है Na+ और Cl- में। ठीक है? और उसके बाद बेटा स्टेप 2, सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है कि ये जो Na+ है या जो ये Cl- है, ये पानी में जाने के बाद अपने आप का एक एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई यस मैम। यस मैम। सभी को? Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो बेटा ये जो पहला स्टेप होता है ना, इसमें जो भी एनर्जी यूज होती है उसको हम बोलते हैं लेटाइज एंथैल्पी। उसे हम क्या बोलते हैं? लेटाइज एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? लेटाइज एंथैल्पी। लेटाइज एंथैल्पी। लेटाइज एंथैल्पी या लेटिस एंथैल्पी होता क्या है बच्चे? अब ये भी समझो। सॉरी, लैटिस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? लैटिस वर्ड का मतलब होता है एक कमरा। लैटिस का मतलब क्या होता है?
One room. एक तरीके से एक रूम। क्या होता है बच्चे, जैसे कोई भी एक सॉल्ट होता है ना, तो उसका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे NaCl है, तो NaCl ना ऐसे नहीं होता कि Na है और Cl है। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक Na होता है, वो सब तरफ से Cl से घिरा हुआ होता है, 6 Cl से घिरा हुआ होता है, और फिर हर एक Cl फिर Na से इस तरीके से घिरा हुआ होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो एक बड़ा ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा, हर एक सॉलिड, हम कहते हैं ना सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, हम ये बात बोलते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, तो बेटा ma'am. वो जो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने अपने एक अरेंजमेंट कर रखा होता है, जिस अरेंजमेंट में वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब अगर हमें इसको तोड़ना है, तो हमें वो एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसका वो जो बॉन्ड बना हुआ है, वो जो अरेंजमेंट बना हुआ है, वो टूटे। और उसी एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटिस एंथैल्पी। उसी एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, जी ma'am. मैम। ओके। तो बेटा ये जो लेटिस एंथैल्पी होता है, अब इसको तोड़ने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी बताओ। देनी पड़ेगी मैम। एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बेटा जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। Positive, डेल्टा ma'am. एच क्या होता है इसमें, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। और बेटा ये वाला जो स्टेप है, इस वाले स्टेप में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो हाइड्रेटेड हो रहे हैं। हाइड्रेटेड मतलब उनका पानी के साथ मिक्सचर हो रहा है। बेटा हाइड्रेटेड मतलब पानी के साथ जुड़ना। क्या आपने कभी डिहाइड्रेशन वर्ड सुना है? गर्मियों में बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है। यस मैम, सुना है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना। तो हाइड्रेटेड मतलब उसके साथ पानी का जुड़ना। तो बेटा जब भी कोई मॉलिक्यूल पानी के साथ जुड़ता है, तो इसके अंदर जो एंथैल्पी होती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं उसे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सभी को समझ में आ रहा है ये? यस मैम। Yes, ma'am. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और बेटा ये होती है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। देखो ये Na+ और H2O में आपस में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर ये पानी में डिसॉल्व हो गया, एक्वस। यहाँ पे भी Cl- और पानी में एक नया बॉन्ड बन गया, तो ये क्या होती है, नेगेटिव। तो बेटा किसी भी सब्सटेंस की जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन होती है ना, जो टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है, वो एक तरीके से देखा जाए तो सम होता है लैटिस एंथैल्पी का प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी का। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. जैसे बेटा NaCl की जो लैटिस एंथैल्पी है ना, दैट इज इक्वल्स टू 790 किलोजूल पर मोल। कितनी है ये? प्लस 790 किलोजूल पर मोल। और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है हमारे पास -786 किलोजूल पर मोल। देखो मैंने आपको बताया ना, लेटिस कैसी होती है, प्लस में होती है, और हाइड्रेशन कैसी होती है, माइनस में होती है। क्या ये बात क्लियर हुई? जी मैम। अच्छा अब देखो इसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी निकालेंगे, तो सॉल्वेशन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे इसकी? लेटाइज प्लस हाइड्रेशन। लेटाइज कितनी है? 790 प्लस हाइड्रेशन कितनी है? -786। तो कितना हो जाएगा? 790 -786 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? 4। 4 किलोजूल पर मोल। और देखो यही हमने लिखा था ना कि उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी कितनी है? 4 किलोजूल पर मोल। तो आपको क्लियर हुआ बेटा कि जो सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है वो टोटल होता है लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का। क्या सभी को ये बात क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. सभी बच्चे बोलेंगे Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. वेरी गुड। तो फिर अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। फॉर KCl, KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। द लेटाइज एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 699 किलोजूल्स पर मोल, ठीक है। एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू -681.8 किलोजूल पर। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? मैम फिर से समझाइए। बेटा देखो, केसीएल के लिए उन्होंने हमें लेटाइज एंथैल्पी दी हुई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी दी हुई है, हमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अभी देखो हम लोगों ने पीछे ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू लेटाइज एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो एक बार। समझ में आया अभी? Yes, ma'am. प्रद्युमन क्लियर है आपको? आदित्य, जयेश, प्रद्युमन? यस मैम। Yes, ma'am. गुड। वर्षा? ओके गुड आदित्य। तो बेटा एक बार अपने आंसर्स निकालो जल्दी से, सब लोग आंसर निकाल के बताएंगे सबका कितना आंसर आया है। ओके आदित्य, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अपना आंसर। आई कैन सी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 18.8 किलोजूल। बेटा छोटी सी कैलकुलेशन दोबारा चेक करो, एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करो। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। अठारह। 681.8 है, उस 8 को मिस मत करो आप लोग। आप लोग वो 70.2, पॉइंट ma'am. मिस कर रहे हो। 70.2। वेरी 70.2, गुड। ma'am. यूनिट्स क्या आएंगी? यूनिट्स बताओ, यूनिट्स के बिना नहीं आंसर बोलते कभी भी। यूनिट्स कितनी आएंगी? किलोजूल पर मोल। वेरी गुड। 17.2 किलोजूल पर मोल। देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू लेटाइज एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो कितनी हो गया? 699 प्लस माइनस 681.8। तो कितना आएगा? 699 माइनस 681.8। ये देखो 699 681.8, तो 0.0 आ जाएगा ना। यहाँ पे 8, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 1 गए 7, 9 में से 8 गए 1, तो कितना आ गया? 17.2 किलोजूल पर मोल। बेटा सभी का आंसर आ रहा है, ये किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है सभी का? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम क्लियर है। ओके वेरी गुड। तो चले आगे फिर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड। बेटा अब हम बात करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे थे। थर्मोडायनामिक्स मतलब हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस में देख रहे थे कि किस प्रोसेस में कितनी एनर्जी जा रही है, कितनी एनर्जी आ रही है। अभी तक हम लोग सिंपल फिजिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, जिसमें कुछ भी ऐसे केमिकल दो चीजें आपस में रिएक्ट नहीं कर रही थी। अभी तक हम लोग सिर्फ एक सिंगल चीज की बात कर रहे थे, जैसे वाटर है, तो वाटर की अगर आइस बन गया, लिक्विड से सॉलिड चला गया, या लिक्विड से गैसेस चला गया, या उसी किसी एक सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन टूट गए, या किसी एक का बॉन्ड टूट गया, या किसी एक का सॉल्यूशन बन गया। अभी तक हम उन सब की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं? नाउ वी टॉक अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। किसकी बात करते हैं हम? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चे कि अब हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस में, कि जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तब क्या होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, स्टडी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। कि अगर केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उस टाइम पे किस तरीके से एंथैल्पी का चेंज होगा, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। तो देखो बच्चा, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है और जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, इसमें हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करते हैं?
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसे हम बहुत सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा आर एच। इसका मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चा, रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ एक रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना देते हैं। ऐसा ही होता है ना बच्चे? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? पहले कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस लिख सकती हूँ यहाँ पर। जैसे मानो NaOH है और NaOH ने HCl के साथ रिएक्ट करा और रिएक्ट करके उसने दो नए सामान बना दिए, NaCl और H2। तो ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। मानते हो इस बात को? Yes, ma'am. या फिर ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है और इसने कंबाइन करने के बाद वाटर बना दिया। या फिर मानो कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और इन्होंने कंबाइन होकर अमोनिया गैस बना दी है। या फिर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इससे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा कि मैंने केमिस्ट्री में पहले बीकर में कुछ लिया, जो मैंने ओरिजिनली लिया वो रिएक्टेंट है और उसके बाद जो बना वो प्रोडक्ट है। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. है ना? तो इन जनरल बेटा अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखती हूँ तो मैं ये लिख देती हूँ कि A प्लस बी से कुछ C प्लस B बन रहा है, जिसमें A और B हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, एंड C एंड D हमारे पास प्रोडक्ट है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. अच्छा बेटा, कई बार जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है। जैसे इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ पे करूंगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि मान लो A मोल्स ऑफ A है, B मोल्स ऑफ B है, वो रिएक्ट कर रहे हैं C मोल्स ऑफ C के साथ एंड D मोल्स ऑफ D के साथ। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। अब बेटा समझो, इस पूरे प्रोसेस में कितनी एंथैल्पी चेंज होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? कि ये मेरे पास इनिशियल एंथैल्पी थी, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी, और रिएक्शन होने के बाद जो एंथैल्पी है वो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी है। तो रिएक्शन के टाइम पे कितनी एंथैल्पी रिलीज हुई या कितनी एंथैल्पी आई, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? रिएक्शन ऑफ की एंथैल्पी हो सकती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या ये बात क्लियर हुई? समझो बेटा, मानो कि रिएक्टेंट्स की पहले एंथैल्पी थी 20 किलो जूल। ठीक है, पहले दोनों रिएक्टेंट्स की मिलाकर कितनी एंथैल्पी थी? 20 किलो जूल। और मानो प्रोडक्ट के अंदर जो एंथैल्पी आई, प्रोडक्ट्स की जो एंथैल्पी है वो है 30 किलो जूल। तो इसका मतलब बेटा जब ये रिएक्शन हुआ होगा तब इसमें 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी ना रिएक्शन में, तभी तो प्रोडक्ट्स के पास एक्स्ट्रा 10 किलो जूल एनर्जी आ गई, अदरवाइज कहां से आएगी? क्लियर हो रहा है? नहीं, एक बार दोबारा समझाऊं ये सब? जी मैम। ओके ओके ओके, समझो बेटा, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो रहा है। अभी हमें ये जानना है कि इस रिएक्शन को होते हुए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, वो मेरी इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी वर्ड का मतलब बेटा मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, एंथैल्पी वर्ड से मेरा मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या फिर कितनी एनर्जी रिलीज हुई ये रिएक्शन करने का। तो बेटा मानो कि रिएक्टेंट की पहले एनर्जी थी 20 किलो जूल और जो नया प्रोडक्ट बना है ना, उस प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है, उस प्रोडक्ट की एंथैल्पी है 40 किलो जूल। तो बेटा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो एंथैल्पी बढ़ गई। कितनी एंथैल्पी बढ़ गई? बताओ कितनी एंथैल्पी बढ़ गई?
20. 20। तो इसका मतलब बेटा जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से 20 किलो जूल एनर्जी और ली होगी ना रिएक्टेंट ने, तभी तो प्रोडक्ट के पास टोटल 40 किलो जूल एनर्जी आई। क्या अब ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो इसका मतलब इस Yes, रिएक्शन में 20 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब हुई होगी। या फिर एक दूसरा एग्जांपल देखो, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी अभी भी 20 किलो जूल है, इससे जो प्रोडक्ट बना उसकी एंथैल्पी है 10 किलो जूल। बेटा अब रिएक्टेंट की तो 20 थी, प्रोडक्ट के पास 10 ही गई है, तो बाकी 10 का क्या हुआ होगा? बाकी 10 रिलीज हुई होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? मैम. बाकी 10 किलो Yes, जूल की ma'am. क्या हुई होगी? वो रिलीज हुई होगी। तो वही तो रिएक्शन एंथैल्पी हुई ना बच्चा, जो रिएक्टेंट की थी वो और जो प्रोडक्ट की थी, उसके बाद जो भी उस एंथैल्पी में बढ़ा या कम हुआ उस रिएक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे? प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी माइनस करके, कि प्रोडक्ट्स की कितनी है और पहले रिएक्टेंट की कितनी थी, उसको माइनस करके हमारे पास क्या होगा? ये एंथैल्पी निकल जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अब जब हम प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी लेंगे तो खाली सी की लेंगे, खाली डी की लेंगे, या दोनों की कंबाइन करके लेंगे? दोनों की दोनों को कंबाइन करके combine ले. करके लेंगे। कंबाइन। तो बेटा आपको ये वाला सिंपल आप लोगों ने देखा है कभी मैथ्स में या पहले कभी छोटी क्लासेस में? Yes, ma'am. देखा है। Yes, ma'am. हाँ, इसका मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब होता है टोटल। तो बेटा मतलब प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी हम माइनस कर देंगे। टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. और बेटा प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी आएगी कैसे? देखो प्रोडक्ट में क्या है? सी है और डी है। कितने सी हैं? सी मोल्स ऑफ सी है। तो जितने भी मोल्स होंगे बेटा उसे एंथैल्पी ऑफ सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जितने भी डी हैं उसको डी की एंथैल्पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट की आ जाएगी। सिमिलरली रिएक्टेंट्स की निकालने के लिए बेटा ए से ए की एंथैल्पी को मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ये मैं एक मिनट समझाती हूँ, और बी से बी की एंथैल्पी को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड रुको, मैं भी आप लोगों को समझाती हूँ। देखो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ये लिखेंगे बच्चा एक बार, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आप ये लिख लो। लिख लिया मैम। लिख लिया? चलो ओके, एक सेकंड मैं आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करती हूँ बुक का, और फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चे, इसमें उसने क्या बोला? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन Fe2O3 solid plus 3CO gas is giving 2 Fe solid plus 3 CO2 gas। उसने बेटा हमें Fe2O3 की दी है, CO की दी है, CO2 की दी है। Fe solid की बेटा 0 होती है। ये हमें कैसे पता चलेगा ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि इसकी 0 होती है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ मैम. ठीक है। अब बेटा हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी प्रोडक्ट ऑफ माइनस रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है? Reactant. प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है? CO2। CO2 की बताओ कितनी एंथैल्पी है? देख के बताओ क्वेश्चन में, CO2 की कितनी है? नेगेटिव 393 किलो जूल नेगेटिव पर मोल। 393 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब है बेटा कि ये 1 मोल की है, और हमारे पास CO2 कितने हैं? 3। 3। ये सर तो फिर मैम। 3 मोल के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। क्या ये बात क्लियर है?
Yes, ma'am. तो बेटा यहां से ये प्रोडक्ट की हो जाएगी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट में कितना है Fe2O3, Fe2O3 की कितनी है -824 पर मोल। Fe2O3 कितने है एक ही है, तो यहाँ पर तो मतलब एक ही हो जाएगा -824 प्लस, अब किसकी प्लस करेंगे 3CO की, एक CO की कितनी है बेटा -110, तो 3CO की कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय -110 हो जाएगी। क्या सभी को ये समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है तो एक बार बताओ मुझे, किसी को भी डाउट है ये मैंने कैसे लिखा है? सबको आ गया समझ में? Yes, बेटा ma'am. 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11, तो यहाँ पे कितना आ गया -1179। अब माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -824 प्लस माइनस बेटा 330 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये कितना Yes, हो ma'am. जाएगा -1179 माइनस बेटा प्लस माइनस माइनस -824 माइनस 330। अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 824 और Yes. 330 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 5 11, तो ये कितना आ जाएगा -1179 -1154 आ गया। बेटा ये सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दो। आ रहा है मैम समझ में। सभी को आ रहा है? Yes, ma'am. ओके 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 ओके। Yes, ma'am. बेटा ये हो गया -1179 प्लस 1154, दिख रहा है ना सबको? किसी को ऐसा तो नहीं ना दिखने में प्रॉब्लम आ रही है? अब बेटा माइनस नहीं। प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, देखो 1179 में से 1154 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 5 गए 2, ये 0 0। बेटा साइन क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो जो टोटल आंसर आएगा उसमें साइन माइनस का आएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर -25 किलो जूल। इसमें हम पर मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी में मोल की बात नहीं हो रही है, तो रिएक्शन एंथैल्पी हमारे पास कितनी आ गई -25 किलो जूल। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. पक्का? जी मैम। ओके वेरी गुड। एक क्वेश्चन दूं, करोगे आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। चलो ओके। पहले आप लोग ये वाला लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। लिख लिया है सभी ने ये अच्छे से? तो मैं नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन देती ma'am. हूँ कर बेटा। लिया है नोट। मैम एक मिनट। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी से करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया मैम। हो गया, चलो वेरी गुड। फिर तो आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, एक मिनट, एक सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फॉर दिस में ये आपको दे रखा है। बेटा O2 की 0 होती है, ठीक है? ये कैसे पता चलता है किसकी 0 होती है ये मैं बताऊंगी, अभी के लिए आप ये याद रखो इसकी 0 होती है, ठीक है? बाकी देखो C2H6 की दे रखी है, CO2 की दे रखी है, H2 की दे रखी है। करो एक बार ये क्वेश्चन।
कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, कैलकुलेशंस में गलती नहीं करनी है। इस क्लास में कोई भी सिंगल भी कोई भी एक भी ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि मैम अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो बता सकता है, ठीक है? नहीं आ रहा है आप बोलो, ताकि आप एग्जाम में कर सको। दीपाली, हाय दीपाली बेटा, दीपाली गुंजल की आईडी से जिसने ज्वाइन करा है। हेलो, गुड इवनिंग बच्चा। दीपाली गुंजल, ओके चलो, अब मुझे कौन बताएगा? साक्षी बताओ, आपने बेटा कैसे कैसे कर रहे हो आप? मुझे आप बताओ, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करा है साक्षी? अभी आप क्या कर रहे 4 मोल मल्टीप्लाई, बताओ ना। हो? हाँ हाँ बेटा बताओ। 4 मोल मल्टीप्लाई -93.5 किलो जूल प्लस 6 मोल मल्टीप्लाई -28 बस इतना ही हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन आपने अभी दोबारा 4 मल्टीप्लाई बाय क्या नंबर क्या बोला, वो दोबारा बोलो एक बार साक्षी। नहीं मैम 6 बोला था। हाँ, नहीं 6 से पहले 4 जो मैं बोला, 4 में क्या नंबर बोला, एक बार वो नंबर रिपीट करो। -93.5। -93 नहीं है ना, 393 है, ध्यान से देख। कैसे मैम करा, 3 नहीं मिस करना है, ठीक है? वर्षा, आपके आंसर स्टेप करो, आपने क्या करा है वर्षा? आपने भी ऐसे ही करा है, 4 को इससे मल्टीप्लाई और 6 को इससे मल्टीप्लाई? वर्षा क्या आईडी से बेटा ज्वाइन करा हुआ है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट करा है मुझे, बट मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही मैम? हाँ अब आ रही है बेटा, बहुत। क्या नाम है आपका? श्रेयस। श्रेयस, अच्छा बेटा, ये आपने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया हुआ था ना, इसीलिए मैं पहचानी नहीं। श्रेयस, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, अभी कैसे कर रहे हो आप ये वाला क्वेश्चन श्रेयस? देखो बेटा, यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है ना, ये CO2 की एनर्जी दी हुई है। कितने CO2 है? 4। तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। H2O कितने हैं हमारे पास? 6। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। C2H6 हमारे पास कितने हैं? 2। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। स्वजीत, साक्षी, जयेश, आप लोगों को आ रहा है समझ में? यस जी मैम। मैम। यस मैम। हाँ, तो बेटा 393.5 को देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 20 का 0, 2 यहीं पे कर लेते हैं। 4 5 20 का 0, कैरी में गया 2, 4 3 12 और 2 14 का 4, कैरी में गया 1, 4 9 36 और 1 37 का 7, कैरी में आया 3, 4 3 12, 12 एंड 3 15, तो कितना आ जाएगा? 157.4। सही करा है मल्टीप्लाई मैंने, चेक कर लो। आप लोगों का भी यही आ रहा है? यस मैम, सही है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? देखो 6 8 48, कैरी में गया 4, 6 5 30, 30 प्लस 4 34, यहाँ पर आएगा 3, 8 8 64, 64 8 3 67,
कैरी में गया 6, 8 टू 16, 16 प्लस 6 22, तो कितना आ जाएगा ये 2274.8 आ गया। क्लियर हुआ बेटा? एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, वरना तो हमारा पेपर ही छूट जाएगा। कुछ गलती हुई है इसमें शायद। 6 8 48 का 8, कैरी में गया 4। मैम 7040.8 आ रहा है। हाँ 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 17 14.8। वेट एक मिनट, मैं इसको इरेज करती हूँ बेटा, दोबारा करती हूँ, ये गलत हो गया। 6 8 48 का 8, कैरी में गया 4। अच्छा हाँ 6 5 30, 30 एंड 4 34, तो यहाँ पे 3 आए, तो 6 8 48, 48 एंड 3 51 का 1, और कैरी में आया 5, तो 6 2 12, 12 प्लस 5 17, तो 71714.8 आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 9 18 का a, कैरी में आया 1, 2 4 8 और 1 9 एंड 2 8 60, तो कितना आ जाएगा 169.8 आ जाएगा। क्या सभी को ये क्लियर हुआ? यस मैम। अब देखो बेटा हमें क्या करना होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट मैम मेरा आंसर आ गया। रिएक्टेंट। हाँ बताओ बेटा क्या आंसर आया आपका? -311.9.6 किलो जूल मोल। -311.96। बेटा कहीं पे पॉइंट की गलती करी है, क्वेश्चन चेक कर दोबारा। पॉइंट की गलती है, आंसर ठीक है, पॉइंट की गलती है। प्रोडक्ट में देखो बेटा कितना हो जाएगा, CO2 और H2O वाले को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1574 प्लस -1714.8 माइनस रिएक्टेंट में C2H6 वाला हो जाएगा -169.8। क्लियर हो रहा है सभी को? यस मैम। तो -1574 -1714.8 माइनस 169.8। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो 1574 1714 8 4 4 8 7 और 1 8 5 और 7 12, तो कितना आ गया 3288.8। मैम गलत है। क्या चीज गलत है बेटा? प्लस गलत हुआ है? नहीं मैम सही है। सही है सही बेटा। है मैम। प्लस माइनस माइनस करेंगे अब, तो देखो 3288 -8 में से 169.8 माइनस कर देंगे। अब 8 में से 8 गए 0, यहाँ पे आ गया 7, 18 में से 9 गए 9, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 3119.0 किलो जूल। क्लियर हुआ सभी को? यस जी मैम। मैम। तो बेटा आप कर लोगे एग्जाम में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो? यस मैम। पक्का? यस मैम कर लेंगे। यस मैम। थोड़ा बहुत अच्छा बेटा लगे। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलेंगे या एक्सोथर्मिक बोलेंगे? ये एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। बेटा देखो, अगर आपकी जो एंथैल्पी है, रिएक्शन एंथैल्पी, अगर वो आपके पास पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि रिएक्शन में एंथैल्पी प्लस हुई होगी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी। और अगर आपकी रिएक्शन एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आपका रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब आपका रिएक्शन कैसा है? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी करके हैस लॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ज्यादा सा काम करेंगे ताकि फिर हम स्पॉन्टेनिटी पर आ जाए, क्योंकि इस तरीके से वरना हम एक चैप्टर को बहुत लंबा नहीं खींच सकते। तो बेटा ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप घर पे ये सारी चीजें रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो,
तो प्लीज 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 रिवाइज योर नोट्स. मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी आपको, ठीक है? ओके मैम. Yes, ma'am. ओके बेटा, चलो देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑल ऑफ यू. गुड नाइट. थैंक यू Bye, मैम. ma'am. Bye, ma'am. Good बाय night. बच्चे, टेक केयर. गुड नाइट.